नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन में साथ ही बिम्स्टेक नेताओं के साथ हम जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हमारी कोशिशें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, तो ऐसी उन्होंने कामना की और साथ ही साथ अपना संबोधन दिया है। तो आपको बता दें, इस थाईलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से इस सम्मेलन को लेकर बिम्स्टेक को पुनर्जीवित करने में बेहद अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने इसे क्षेत्रीय सहयोग का एक मजबूत मंच बनाने के लिए कई सारे ठोस कदम भी उठाए हैं और एक बार फिर से थाईलैंड दौरे पर तो भारत में बिम्स्टेक को समर्थन और संसाधन प्रदान किए गए। अगर हम रुख करें तो शुरुआती दौर से और जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ी है, बिम्स्टेक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व पर निर्भर है। और बिम्स्टेक में अगर हम बात करें तो भारत के अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार जो सदस्य हैं वो देश शामिल हैं। और हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जोई, नमस्कार। थाईलैंड का जो दौरा है पीएम मोदी का, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए क्योंकि चर्चाएं इसको लेकर बहुत हो रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे बिम्स्टेक जो सम्मेलन है ये 6 देशों का एक शिखर सम्मेलन है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पे अभी जो उन्होंने कहा है, एक तो आंतरिक सुरक्षा है, ऊर्जा के मामले में है और आतंकवाद के मामले में है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विदेश यात्रा उनकी हो रही है और लगातार वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और जो भी एक सहयोगी देश हैं उन देशों के साथ एक मिलकर एक जो है एक काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और उनका ये बैंकॉक का जो दौरा है ये निश्चित तौर पे बहुत ही सफल दौरा कहा जा सकता है क्योंकि 6 देशों का ये बिम्स्टेक सम्मेलन है। उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत गंभीरता से बात की कि ऊर्जा पे काम करने की जरूरत है और उसके अलावा सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से ये सारे मामलों को लेकर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि भाई हमें सबको मिलकर एक भारत पूरे दुनिया में जो है एक जो ये संकट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का भी है, ऊर्जा क्षेत्र में भी है, इसको मिलकर दूर करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हालिया दिनों की अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं और अब इस शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश भी हमारे जो है दोस्त सदस्य के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। भारत से भी जो है सदस्य मौजूद है, जो तमाम देश है, लेकिन बांग्लादेश और भारत पर सभी की निगाहें। नहीं, देखिए, बांग्लादेश का जो आंतरिक मामला था वहां पे जिस तरीके से वहां ये हिंसा फैली और हिंदुओं पे वहां अत्याचार हुआ, ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत लगातार निगाहें रखे हुए था। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी जो ही हमारे जो कूटनीतिक फैसले होते हैं, डिप्लोमेटिक जो फैसले होते हैं, वो बड़ा सोच के और समझ के हमें फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो मामला था वो निश्चित तौर पे एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं बहुत दुखद था कि वहां पे तख्ता पलट हुआ और किन ताकतों के वहां किस तरीके से वहां डेमोक्रेसी लोकतंत्र खत्म किया गया और वहां जिस तरीके से मैं कहूंगा कि तालिबानी या जो वहां पे प्रभाव के असर वहां पे बांग्लादेश में हुआ। जब शेख हसीना थी तो वहां निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र था, लेकिन जब लोकतंत्र खत्म हुआ और वहां जिस तरीके से संगीन के साए पे तख्ता पलट हुआ, ये चिंता का विषय था। और हिंदुओं पर लगातार वहां जो है जिस तरीके की घटनाएं हुई, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बड़ा सोच समझ के ये सारी चीजें की जाती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी श्रीलंका के दौरे में पहुंच रहे हैं, वहां से सीधे श्रीलंका जाएंगे और निश्चित तौर पर जो ये बिम्स्टेक सम्मेलन है ये बड़ा सफल सम्मेलन रहा और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच में लगातार जिस तरीके से अपनी साख बना रहा है और मोदी जी का जो ऑरा है वो निश्चित तौर पर ग्लोबल लीडर के रूप में
पूरी दुनिया देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है वो जारी है। तो क्या इस दौरान अब ये माना जाए कि आगामी दिनों में कुछ दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं इसके जरिए शायद उसमें कुछ बदलाव देखा जाए? नहीं, देखिए, जब इस तरीके के फोरम पे, मंच पे जब बड़े लीडर मिलते हैं तो हाँ। निश्चित तौर पे एक सुखद और एक दोस्ती का और कई जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण होता है, क्योंकि जो हमारी सीमाओं पे जो गतिविधियां होती हैं और जो वहाँ की जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो निश्चित तौर पे भारत की बहुत मजबूत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही चाहते हैं कि ये सारे लोग पड़ोसी देश मिलकर काम करें। अब चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका नेपाल हो। नेपाल में भी देखिए आप, लोकतंत्र के खिलाफ राजशाही वाला जो अभी पूरा मामला, सड़कों पे लोग उतरे और फिर राजशाही बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पड़ोसी देश है वहां पे सुख और शांति हो और जो उनके जो आंतरिक समस्याएं हैं वो भी दूर हों। तो और सबसे बड़ी चीज डेवलपमेंट, विकास की बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की बहुत जरूरत है और उसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से बल दिया और कहा कि सभी देश मिलकर एक दूसरे की जो समस्या है उसमें जो है ध्यान दें और उसमें काम करें। बिल्कुल, ब्रिक्स पे आते अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो जो शुरुआती दौर की बात करें तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसको मजबूत करने के लिए कई सारे कदम भी उठाए हैं और इसकी कार्यक्षमता जो है उसमें बढ़ावा देखने को मिला। लेकिन आगामी दिनों में इसके एजेंडे में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम जो देश है इसको लेकर सक्रिय है, सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भारत ने संभाली है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कल जब जिस तरीके से म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया और इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और आखिर ये इस तरीके की जो त्रासदी हो रही है उस पर कैसे काम किया जाए। भारत सबसे पहला देश था जो इस त्रासदी पे खड़ा हुआ और जिस तरीके से राहत सामग्री पहुंचानी थी वो भारत ने 1 मिनट नहीं लगाया और उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड के भूकंप पे, वहाँ के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत एकजुट होकर जुट गया वहां पे और सारी दवाएं और जिस तरीके से सारी चीजें भेजी गई। तो भारत का हमेशा दृष्टिकोण यही रहा है कि पड़ोसी देश हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और युद्ध से ही दुनिया नहीं जीती जा सकती है। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो रूस और बनाम यूक्रेन का हो या यहाँ चाइना का हो, ये सारे मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक राय है, स्पष्ट राय है कि युद्ध शांति नहीं ला सकता है। शांति जो है वो युद्ध के द्वारा नहीं आ सकती है। और ये जिस तरीके की सारी चीजें दुनिया में उलट पुलट हो रहा है और जिस तरीके से अब ट्रेड वार छिड़ गया है, अभी जिस तरीके से अमेरिका ने कई देशों पे ट्रेड का वो लगाया, अभी ये ट्रेड वार जो आ गया है, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही उथल मचाने वाला ये वर्ष रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस प्रयास में है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये संकट आ रहा है वो संकट दूर किया जा सके और सब लोग मिलके एक साथ काम करें, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में उसमें हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो मिलजुल कर जब काम करेंगे तो पड़ोसी देश भी उसमें जो है संपन्न होंगे और सुख शांति की ओर देश अग्रसर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जो हमारे इसमें सम्मिलित सदस्य हैं, अगर उनकी बात करें, अगर भारत की बात करें, जिनके काम जो है वो किस तरह से बांटे गए, तो भारत सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश को व्यापार और निवेश का विकास, भूटान की बात करें पर्यावरण जलवायु, म्यांमार कृषि और खाद्य सुरक्षा के साथ नेपाल की बारी आती है तो जनसंपर्क सांस्कृतिक जो जुड़ाव है वो, इसी के साथ श्रीलंका विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और थाईलैंड की बात करें तो कनेक्टिविटी। और ये जो आयोजन है वो थाईलैंड में ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री थाईलैंड के दौरे पर है जहां तमाम जो देश के सदस्य देश हैं वो लोग वहां मौजूद हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही वक्फ संशोधन बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लोकसभा में देर रात को जो बिल पास हुआ इसको लेकर उन्होंने कहा है अपने ट्वीट पर कि इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, ऐसा क्यों हुआ, तो ये सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर
पोस्ट करके ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विभिन्न दलों के विरोध के बाद भी मनमानी से ये बिल लाया गया, यानी कि इस बिल में बहुत खामियां हैं, बावजूद इसके इसे लाया गया है। और साथ ही साथ कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस किसी के लिए ठीक नहीं है। एक बड़ा हमला कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने ट्वीट कर इसको लेकर सवाल उठाए और कहा कि इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? बिल में बेहद सारी खामियां जो है वो देखने को मिल रही है और विभिन्न दल जो है उन्होंने इसका विरोध किया, बावजूद इसके मनमानी से इस बिल को लाया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिल को लेकर खड़गे का ये ट्वीट, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है इस बिल में खामियां ही खामियां हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी में हाई अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। वहीं इसी के साथ बताया जा रहा है ड्रोन कैमरों से जो निगरानी है वो रखे जा रहे हैं। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर सक्रिय नजर आ रही है। ड्रोन कैमरों से इसकी निगरानी भी की जा रही है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी सख्त निगरानी प्रशासन की तरफ से। वाराणसी की बात कर ले तो ज्ञानवापी के पैरोकार एसएम यासीन का भी बयान इसमें सामने आया और उन्होंने कहा कि नए बिल से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डैमेज होगा। यासीन ने कहा है कि नियम सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो वक्फ बिल को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और इस पर तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। चाहे एक तरफ कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसके विरोध में भी खड़े नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें वक्फ बिल पास होने के बाद अब यूपी में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं हम देखें तो अब जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। प्रशासन पूरी नजर जो है वो बनाए रखे हैं और ऐसे में देखें संवेदनशील जगहों पर जो अतिरिक्त फोर्स है उनकी तैनाती कर दी गई है और इसी के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। और बात करें सोशल मीडिया की, जिसके जरिए अक्सर ही भड़काऊ पोस्ट किए जाते हैं और अब इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी कड़ी निगरानी जो है वो रखे हुए हैं और सख्त निगरानी देखी जा रही ताकि किसी भी तरह के अफवाहें ना फैलाई जा सके। वहीं वाराणसी ज्ञानवापी के पैरोकार एसएम यासीन का भी इसको लेकर बयान आया और उन्होंने कहा कि नए बिल से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डैमेज होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से अब वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल जिस तरीके से राज्यसभा में और परसों जिस तरीके से लोकसभा में वक्फ बिल का पास हुआ है तो कहीं ना कहीं यूपी में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस विभाग के डीआईजी ने रात को ही मीटिंग कर ली। जिस तरीके से आज जुमा की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यहाँ पर भी वहाँ के जो प्रशासन है उसके बात कर लगातार अति संवेदनशीलों को लेकर ज्यादा निगरानी रखी गई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 1 बजे से 2 बजे जिस तरीके तक जुमे की नमाज अदा की जाएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पहला मिलिट्री के साथ साथ पुलिस के जवान और पीएससी के जवान तैनात किए गए और लगातार सुबह से ही जिलाधिकारी समेत एसएसपी वहाँ के जो जिले के अधिकारी हैं वो लगातार फ्लैग मार्च करते हुए भी दिखे रहे। बिल्कुल, अब वक्फ बिल की बात करते हैं क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही हम देखें कई तरह की चीजें सामने आई और साथ ही साथ देखिए अब जब ये बिल पास हो गया जहां कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो वही विरोध में ही है। लेकिन अब ऐसे में अफवाहों की बात करें, एक नजर उनकी तरफ डालें तो वो भी लगातार जारी रहता है और इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी जो प्रशासन है पूरी तरह से सख्त निगरानी कर रही है। बिल्कुल, सुबह से ही सोशल मीडिया पर जो टीम है पूरी तरीके से सक्रिय कर दी गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी एक बयानबाजी ज्ञानवापी के बनारस से सामने आई है तो वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरों की निगरानी भी की जा रही है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो बात करें तो ईद और अलविदा जुमा पर जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर इन्होंने जुमे की जो अलविदा जुमा और ईद की नमाज अदा की थी तो कहीं ना कहीं आज प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगातार सचेत करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी
भड़काऊ भाषण और किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी नमाज जो है शांतिपूर्ण तरीके से अदा करें। बिल्कुल राहुल, अगर हम बात करें, जैसा कि अभी आपने भी बताया और तस्वीरें भी कई सारी सामने आई थी कि जो काली पट्टी है बांधकर लोगों ने जो नमाज अदा की थी, उसको लेकर चर्चाएं भी थी, सरकार से वो मांग करते हैं, लेकिन ये बिल अब पेश हो चुका है और ऐसे में अब अभी बात करें तो किन किन जगहों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जो संवेदनशील इलाके, वहां किस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बनारस से लेके चाहे संभल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आपके अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, तो ये बिल्कुल अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही यहाँ के जो जिलाधिकारी है जिलों के, और अगर बात करें तो SSP है वहाँ के, अगर बात करते हैं तो सुबह से ही टीमों को गठित कर दिया गया था और जहाँ जहाँ नमाज अदा हो रही है किसी मस्जिद होगा तो वहाँ पर पुलिस के साथ साथ PSC के जवान और पैरामेडिक की टीम लगा दी गई और कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था से बात करें तो ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और पुलिस के द्वारा मैसेज भी दिया गया है कि वहाँ की आवाम को कि अगर आप किसी भी भड़काऊ भाषण और किसी भी पोस्ट पर ध्यान न दें और अपनी जुमे की जो नमाज है बिल्कुल पूरी तरीके से आपने शांतिपूर्ण तरीके से अदा करें, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल था वो पूरी तरीके से पास हो गया और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जो मुस्लिम तत्व के, जो निचले तत्व के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कल रात को अलीगढ़ में कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो अलीगढ़ में लोगों ने खुशियां बनाई और मिठाई भी बांटी और आतिशबाजी भी करने को देखने को मिली। बिल्कुल, एक तरफ लोगों में खुशी की लहर, वहीं दूसरी ओर देखें तो वाराणसी में जो है ज्ञानवापी के पैरोकार SM यासीन का भी बयान इसको लेकर सामने आया और वो कह रहे हैं कि नए बिल से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो डैमेज होता है। मतलब अब अगर देखें तो लगता है अब ये मामला कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ ही नजर आया, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी अब इसमें आनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो इसके विरोध में थे वो अभी भी अपनी बातों पर डटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब मीडिया जो है निचले तबके के जो मुस्लिम लोग हैं उनसे बात कर रही है तो कहीं ना कहीं वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये बिल्कुल अपनी जमीन को कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल होंगे और इनके पास बिल्कुल 100% जमीन होगी। अगर हम बात करते हैं तो कल बिहार के राज्यपाल अलीगढ़ पहुंचे थे और वहां पर उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2000 जब ये वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर था तो वहां पर मैंने इसको लेकर आवाज उठाई थी और महिला एक्ट जो विधवा महिला है मुस्लिम उनके लिए एक एक्ट बनाया गया था कि जो भी है वक्फ उनके लिए पेंशन देगा, जिसके बाद उनके द्वारा कोई भी पेंशन नहीं दी गई थी, जिसको लेकर मैंने संसद में भी इस बात को सवाल खड़े किए थे। कहीं ना कहीं जब जिस बात की सुनवाई नहीं हुई तो उसको लेकर मैं गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में बड़ी गड़बड़ी है और जब तो ये संशोधन हुआ है तो कहीं ना कहीं जो दुनिया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जागृत हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई। इसी के साथ जुम्मे की नमाज को लेकर भी हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अब बयान दिया है अपना और उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में भी पास हो गया है। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही देश के तमाम नागरिकों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही होगा। नुकसान उन वक्फ भूख माफियाओं का होगा जिन लोगों ने करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसके साथ ही मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गरीब और कमजोर मुसलमानों के हित के लिए है। वक्फ जमीन से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाई जाएगी और इससे होने वाली आमदनी वाकिफ की मंशा के मुताबिक खर्च की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, मदरसे और यतीम खाने खोले जाएंगे जिससे गरीब मुसलमानों का शिक्षा के मैदान में पिछड़ापन दूर होगा। मौलाना बरेलवी ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन बिल इससे धार्मिक स्थलों को कोई खतरा नहीं है। मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, दरगाहों को कोई खतरा नहीं है और इन धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारत के तमाम शहरियों को
मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर मैं आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। हाँ, खतरा उन लोगों को है जो भूमाफिया टाइप के हैं और उन्होंने वक्फ की करोड़ों रुपए की संपत्ति दबा रखी है और उसकी आमदनी अपनी पॉकेट में रखते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों पर खर्चा की जाती, उनके उत्थान के लिए ये काम होता, मगर ऐसा न करके उन्होंने अपनी जाती आमदनी का जरिया बना लिया। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में एक नया इनकलाब साबित। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता आरिफ जिलानी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ एक विवादित पोस्टर जारी कर जो सियासी तूफान है वो खड़ा कर दिया है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है। यह पोस्टर पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने लगाया गया है, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। तो नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर वॉर और अब प्रदेश के सियासत में गहमा गहमी एक बार फिर से। आपको बता दें, यह पोस्टर बताया जा रहा है ऐसे समय में आया है जब बिहार में गठबंधन की राजनीति अस्थिर बनी हुई है और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। और ऐसा बता दें कि पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई सारे ऐसे पोस्टर जारी किए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए लगातार जो सियासी दल है वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। और हमारे साथ अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद जी। जिस तरीके से अब देखें, बिहार में चुनाव होने हैं लेकिन उसके पहले जो माहौल है वो बिल्कुल अलग। नीतीश कुमार को लेकर लगातार पोस्टर जारी किए जा रहे हैं और अब जो है तस्वीरें सामने आई, मुझे लगता है आप भी इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। क्या समझा जाए, क्या कुछ रिएक्शन है इस पर जेडीयू का? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति पूरे राज्य के आम लोगों का जन समर्थन प्राप्त है। हाँ। और आगामी चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों का अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आज जो पोस्टर लगाए गए हैं, यह पोस्टर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे कार्यकर्ता जिनकी ना तो कोई पहचान है, ना तो कोई ऐसे कोई पद पर हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के पोस्टरबाजी किए जा रहे हैं, जो अनुचित है। और मैं इस पोस्टर की घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। ऐसे नेताओं को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नहीं तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के बाद आपके खिलाफ बिहार की जनता हो जाएगी और बिहार की जनता अगर किसी के खिलाफ हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को 2010 वाली स्थिति में जाना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा। और नेता प्रतिपक्ष के लायक भी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता नहीं छोड़ेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर में लिखा है कि गिरगिट रंग बदलता है और नीतीश कुमार से इसकी तुलना की गई है, ये हम सभी जानते हैं कि क्यों तुलना की गई है। आप वाकई में मानते हैं क्या नीतीश कुमार पे शूट करता है? क्योंकि जनता भी जो है भले ही समर्थन दे, लेकिन लोग वहां ये कहते हैं कि नीतीश कुमार वाकई में दल बदल लेते हैं। जूही जी, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी भाषा का मैं घोर भर्त्सना करता हूं और इस तरह की भाषा का मैं निंदा करता हूं। वहीं दूसरी ओर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार के पोस्टरबाजी किए जा रहे हैं और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए लोग अपना पोस्टरबाजी और ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी समुदाय के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करते रहे हैं और काम करने का इतिहास भी है। कोई नहीं कह सकता है कि हाँ ये मस्जिद के लिए उन्होंने काम नहीं किया है, मकबरे के लिए काम नहीं किया है, कब्रिस्तानों के लिए काम नहीं किया है, तो मंदिर की घेराबंदी के लिए भी काम किया है। और आज वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू है और हिंदू के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार में गठित है। धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों का रजिस्ट्रेशन होता है
उसमें मंदिर प्रबंधन समिति में भी दलितों को स्थान देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धार्मिक एक्ट में बदलाव किया है। यह नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है। लेकिन अब चूंकि गुमराह करने वाले वोटों के सौदागर लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल वोट के सौदागर के रूप में है, अल्पसंख्यक को डरा करके उनका वोट लेती है, तो यही इनका इतिहास है, चाल चरित्र, चेहरा है। क्या कीजिए। देखिए, इस पोस्टर के बाद चर्चाएं तो जरूर होने लगी है। अब नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया की बात करें, वो इसे इग्नोर करेंगे या वाकई में वो अपना रिएक्शन देंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों पर रिएक्शन हमारा पंचायत स्तर के पदाधिकारी जो जेडीयू का है, प्रखंड स्तर का, वही लोग काफी है। मतलब नीतीश कुमार इस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे? मैंने आपको क्या कहा कि हमारा जेडीयू का जो प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, महासचिव है, वैसे लोग ही काफी है ऐसे लोगों के लिए जवाब देने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें अब बिहार की राजनीति में एक अलग ही तूफान खड़ा करेगी और नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से जो है विवादित पोस्टर जारी किया गया है। हालांकि जेडीयू की माने तो अभी उनका कहना है कि नीतीश कुमार इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और जो कार्यकर्ता है वो ही काफी है। लेकिन अब इसके साथ ही सवाल यह भी उठेगा कि क्या वाकई में खुद नीतीश कुमार भी मानते हैं, क्योंकि चर्चाएं दोनों ही बड़े ही जोर शोर से चल नीतीश कुमार की कई सारे सवाल जो है वो खड़े करती है। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के लिए जो 8 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ने नामों की सिफारिश की है। जितेंद्र कुमार सिन्हा, अब्दुल शाहिद, अनिल कुमार का नाम इसमें शामिल है। और इसी के साथ बात करें तो तेज प्रताप तिवारी, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना, हरवीर सिंह, मदन पाल सिंह और इन नामों की जो नियुक्ति है उसकी सिफारिश की गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है और कई सारे नाम इस लिस्ट में जो है वो दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 8 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। वहीं बता दें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश की है और ये वो लिस्ट है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे खबर गोंडा से सामने आ रही, जहां गालीबाज पुलिसकर्मी के खिलाफ एसपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एहतियात थोक के मुख्य आरक्षी अभिनेश पांडे को लाइन हाजिर किया गया है। सिपाही ने फोन पर गाली देकर बात की थी और वायरल ऑडियो पर संज्ञान लिया गया है। विजयगंज के मुख्य आरक्षी पर भी गाज गिरी है। लाइन हाजिर दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वायरल ऑडियो पर यह संज्ञान गालीबाज पुलिसकर्मी के खिलाफ ये एसपी की ओर से बड़ी कार्रवाई और लाइन हाजिर किया गया है। बात बता दें आपको, एहतियात थोक के मुख्य आरक्षी अभिनेश पांडे, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। गाली देकर फोन पर बात करने का आरोप है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।